अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी मॉड्यूल की बायोकेमिस्ट्री का कोड 003 एसिड बेस बैलेंस, डिसऑर्डर्स ऑफ द एसिड बेस बैलेंस एंड द क्लिनिकल साइन एंड द सिम्टम्स ऑफ द एसिड बेस बैलेंस को डिस्कस करेंगे। हमारी जो बॉडी है उसमें एसिड और बेस की कंसंट्रेशन नॉर्मल होती है। हम देखेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखती है। अगर एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो उसे हम एसिडोसिस कहते हैं, और अगर बेस की कंसंट्रेशन नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाए तो उसे हम अल्कलोसिस कहते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह एसिड और बेस की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, और हम उन डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले एसिड है। एसिड हमारे पास क्या होता है? एसिड हमारे पास वो स्पीशी होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन देती है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो ये स्प्लिट हो जाता है इनटू द प्रोटॉन एंड द क्लोराइड। ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन देता है, ये हमारे पास एसिड है। इसी तरह हमारे पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3। अगर इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो ये हमारे पास स्प्लिट हो जाता है इनटू द प्रोटॉन एंड द बाइकार्बोनेट। ये भी हमारे पास एसिड है। हमारे पास हम वो सारे स्पीशीज जो कि एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन देती हैं वो हमारे पास एसिड्स हैं। अब ये एसिड्स हमारे पास कहाँ से पैदा होती हैं? जब हम प्रोटीन को किसी भी डाइट को इनटेक करते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में या तो एसिड प्रोड्यूस होंगे या बेस प्रोड्यूस होंगे। अब एसिड किन डाइट्स के रिजल्ट में प्रोड्यूस होंगे और बेस किन डाइट्स के रिजल्ट के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोड्यूस होंगे, उनको हम देखते हैं। जब हम एनिमल डाइट को इनटेक करते हैं, यानी कि फ़िश हो गई, मीट हो गई, इस तरह की हम चीज़ें इनटेक करते हैं तो उनके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हमारे पास एसिड प्रोड्यूस होती हैं। एसिड दो तरह की होती हैं, कुछ हमारे पास वीक एसिड होती हैं, कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होती है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीट उनकी एसोसिएशन हो जाती है इनटू द प्रोटॉन में और दूसरे कंपोनेंट में। अगर हम वीक एसिड को वाटर में डालें, जैसे हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो ये सेपरेट हो जाते हैं इनटू द प्रोटॉन एंड द बाइकार्बोनेट। ये जो बाइकार्बोनेट है इसके अंदर अभी भी एक प्रोटॉन है। ये हमारे पास, इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली हमारे पास डिसोसिएट नहीं होगा। अगर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता तो ये दोनों प्रोटॉन अपने लूज कर देता, इसलिए ये वीक एसिड है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ये, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म हो तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर हमारे पास एनरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज हो तो उसके रिजल्ट में हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो तो उसके रिजल्ट में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। दूसरी जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं उनके रिजल्ट में हमारे पास फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है उनके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में। अब हम देखते हैं बेस हमारे पास क्या है। वो सारी स्पीशीज, वो सब्सटेंस जिनको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें और वो हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप दे दें, उन्हें हम बेस कहते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो ये हमारे पास सोडियम में और हाइड्रोक्साइड में सेपरेट हो जाता है, ये बेस है, ये हाइड्रोक्साइड देते हैं। दूसरा इसी तरह हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इससे हम अगर डिसॉल्व करें तो ये हमारे पास पोटाशियम में और हाइड्रोक्साइड में हो जाता है। इस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारी हमारे पास बेसेस हैं। बेसेस कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हम ऐसी डाइट इनटेक करें जो कि वेजिटेबल्स वगैरह इनटेक करते हैं तो इनके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हमारे पास बेस प्रोड्यूस होती है। उसकी रीज़न क्या है? ये जो हमारे पास होती हैं इनके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, सोडियम लैक्टेट, और ये जो सोडियम लैक्टेट है ये प्रोटॉन को यूज़ करता है और ये बेस बन जाता है। इस तरह इसके एग्जांपल में हमारे पास बाइकार्बोनेट हो गई। अगर हम उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास पीएच। पीएच क्या होती है? पीएच की डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। जो हमारी बॉडी की नॉर्मल पीएच है वो है 7.35 टू 7.45। अगर 7.45 से इंक्रीज़ हो जाए, किसी भी डिजीज़ में इंक्रीज़ हो जाए या किसी भी वजह से इंक्रीज़ हो जाए, उससे हम करेंगे एल्कलोसिस। और अगर ये हमारे पास 7.35 से डिक्रीज़ हो जाए तो उसे हम कहेंगे एसिडोसिस। अब हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज़म्स को यूज़ करके वो इस पीएच को नॉर्मल रखती है, उनको हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन से मैकेनिज़म्स को बॉडी यूज़ करती है? एक हमारे पास ब्लड बफर सिस्टम है, दूसरा हमारे पास रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म है, तीसरा हमारे पास रीनल मैकेनिज़्म है। जो ब्लड बफर सिस्टम है ये हमारे पास रैपिड है। जब भी एसिड और बेस का हमारे पास इम्बैलेंस होगा सबसे पहले ब्लड बफर सिस्टम एक्ट करेगा और उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। दूसरा हमारे पास रेस्पिरेटरी है, ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म है, ये भी फ़ौरन अपना प्रोसीजर शुरू कर देगा जब भी एसिड बेस की इम्बैलेंस होगी और उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। और ये हमारे पास परमानेंट
नहीं है, ये जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ये टेम्परेरी उसको बैलेंस करेगा। और जो तीसरा हमारे पास है रीनल मैकेनिज्म हमारे पास डिलेड मैकेनिज्म है, ये लेट शुरू होगा लेकिन ये हमारे पास एसिड बेस की कंसंट्रेशन को बैलेंस जो है वो परमानेंट करेगा। अब हम देखते हैं जो ब्लड बफर सिस्टम है ये किस तरह अपनी पीएच को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तीन मैकेनिज्म से ये करता है। एक हमारे पास बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म फॉस्फेट बफर सिस्टम है और तीसरा हमारे पास प्रोटीन बफर सिस्टम है। इससे पहले कि हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करें, पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास बफर होते क्या है। बफर हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम एक्सटर्नल से कोई और एसिड या कोई और बेस डालें। एसिड जब हम किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वो एसिड उसकी जो पीएच है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। जब हम किसी चीज़ में बेस डालते हैं तो उसकी पीएच नॉर्मली तौर पर हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो बफर सोल्यूशन है ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम एसिड डालें या बेस डालें उसकी जो हमारे पास पीएच है वो चेंज ना हो, उसकी पीएच को वो रेजिस्ट करता है। इसकी दो हमारे पास टाइप्स हैं बफर सोल्यूशन की। एक हमारे पास एसिडिक बफर सोल्यूशन होता है, दूसरा हमारे पास बेसिक बफर सोल्यूशन होता है। एसिडिक बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें जो हमारे पास एसिड होता है वो वीक होता है और जो हमारे पास साल्ट होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस की साल्ट होती है, उसे हम एसिडिक बफर सोल्यूशन कहते हैं। और जो बेसिक बफर सोल्यूशन होता है उसमें जो हमारे पास बेस होती है वो वीक होती है और जो हमारे पास साल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट होता है। ये इससे हम इस तरह याद कर सकते हैं कि जो हमारे पास एसिड है उसमें वीक एसिड होगा एसिडिक में और बेसिक में हमारे पास वीक बेस होगा। अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ब्लड किस तरह पीएच को मेंटेन करता है तीन सिस्टम से। पहला हमारे पास था बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे पास पीएच को मेंटेन करता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम पीएच को मेंटेन या एसिड बेस की कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब इसमें हमारे पास बेस कौन सी होती है और एसिड कौन सा होता है। जो बेस होती है वो हमारे पास होती है सोडियम बाइकार्बोनेट और जो एसिड होता है वो होता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। अगर हम इस एसिड और बेस को हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन के अंदर के थ्रू इसे हम देखते हैं कि किस तरह ये हमारे पास पीएच को नॉर्मलाइज करता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो ये हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉगरिथम ऑफ बेस रेशो एसिड। यानी कि ये हमारे पास पीएच जो है वो डिपेंड करती है रेशियो ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। अगर एसिड बेस बैलेंस की जो रेशियो है वो हमारे पास जैसे चेंज होगी पीएच वैसे ही चेंज हो जाएगी। अब pKa क्या है? pKa हमारे पास वो एसिड की वो स्ट्रेंथ है जिस पर वो हाफ आयनाइज्ड हो जाता है, वो होती है हमारे पास pKa, हाफ आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड। अब हम अगर देखें ये हमारे पास बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की वैल्यूज़ इधर पुट करें, बेस हमारे पास थी बाइकार्बोनेट इसके अंदर और जो हमारे पास इधर एसिड था वो हमारे पास था कार्बोनिक एसिड। पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉगरिथम बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाई कार्बोनिक एसिड। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो बाइकार्बोनेट है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 22 टू 26 मिलीमोल पर लीटर। हम इसके एवरेज ले लेते हैं वो है हमारे पास 24। और जो कार्बोनिक एसिड है उसकी हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 1.2 मिलीमोल पर लीटर। और जो pKa वैल्यू है फॉर द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम वो है 6.1। हम इसको इधर पुट करते हैं, हमारे पास pKa आ गई 6.1 प्लस लॉग ये हमारे पास थी जो बाइकार्बोनेट थी वो थी 24 और जो कार्बोनिक एसिड है वो है 1.2। ये 24 डिवाइडेड बाई 1.2 अगर हम करें तो हमारे पास ये आती है 20। अगर 6.1 प्लस लॉग ऑफ 20 जो है इसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1.3। हम इसको अगर ऐड करें तो ये आती है हमारे पास 7.4। जो हमारे पास नॉर्मल पीएच है बॉडी की वो भी 7.4 है। इस तरह हमारे पास ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम पीएच को बैलेंस करता है। उसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है HCO3 इसको हम अल्कली रिजर्व भी कहते हैं। इसको अल्कली रिजर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट में हमारे पास बॉडी में एसिड प्रोड्यूस होता है वो सारे के सारे एसिड को ये ओवरकम करने की ट्राई करती है बाइकार्बोनेट, इसलिए हम इसे अल्कली रिजर्व भी कहते हैं। दूसरा ब्लड का सिस्टम जिससे वो ब्लड अपनी पीएच को यानी कि मेंटेन करता है वो है हमारे पास फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अपनी पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसमें हमारे पास जो बेस होती है वो होती है सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और जो एसिड होता है वो होता है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट।
हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन में अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट रेशियो डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, इसकी जो रेशियो है हमारी बॉडी में नॉर्मल वो होती है 4। pH हमारे पास इक्वल आ जाएगी। pKa वैल्यू जो है हमारे पास फास्फेट बफर सिस्टम की वो है 6.8, pH इज इक्वल टू 6.8 प्लस log 4। अगर हम log 4 की वैल्यू निकालें तो वो आती है हमारे पास 0.6, 6.8 प्लस 0.6 करें तो ये भी 7.4 आ गई। इस तरह हमारे पास फास्फेट बफर सिस्टम pH नॉर्मल जो कि 7.4 है उसको मेंटेन करता है। जो तीसरा है वो है हमारे पास प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम में हमारे पास हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन एक्ट करती हैं और ये ब्लड की pH को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। इसमें जो pKa है वैल्यू वो है हमारे पास 6.7, वो किसकी है? हमारे पास जो हिस्टिडीन होता है, हिस्टिडीन का जो हमारे पास इमिडाजोल ग्रुप है उसकी जो pKa वैल्यू है वो है 6.7। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास था वो था रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से किस तरह हमारी जो बॉडी है वो एसिड और बेस को बैलेंस करती है, यानी कि pH को मेंटेन करती है, वो दो तरीके से, एक हीमोग्लोबिन से और दूसरा वेंटिलेशन से। वेंटिलेशन क्या होता है? जो हम गैसेस की एक्सचेंज करती हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड द लंग्स, उससे हम कहते हैं वेंटिलेशन। अगर ये वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाए, गैसेस एक्सचेंज यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द इंस्पायरेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन, और अगर ये डिक्रीज हो जाए तो इसे हम कहते हैं हाइपो वेंटिलेशन। ये इस तरह होता है कि जितने भी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ये ब्लड प्लाज्मा से डिफ्यूज हो जाती है इनटू द रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर। वहाँ जो हमारे पास एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्राइज, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके हमारे पास एसिड बनाता है जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है अगर ये इंक्रीज हो जाएगा हमारी ब्लड के अंदर, इसकी वैल्यू बॉडी इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है कि एसिडोसिस हो गई है। जब एसिडोसिस हो गई है तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो वेंटिलेशन है यानी कि गैसेस एक्सचेंज है वो इंक्रीज हो जाएगा। pH क्योंकि हमारे पास डिक्रीज हो गई है तो हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करेंगे। अगर ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास जो गैस है वो हमारे पास ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। जब कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी जो pH है वो हमारे पास डिक्रीज नहीं होगी और एसिडोसिस भी नहीं होगा और हाइपर वेंटिलेशन की बजाय हमारे पास हाइपो वेंटिलेशन हो जाएगा। अब ये हीमोग्लोबिन किस तरह अपना रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के अंदर रोल प्ले करता है? ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कार्बोनिक एनहाइड्राइज के यूज़ करके जो रिएक्शन हुआ था और कार्बोनिक एसिड बना था ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल, इसी कार्बोनिक एसिड को दोबारा ये यूज़ करता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम को और स्प्लिट हो जाता है इनटू द प्रोटॉन एंड द बाइकार्बोनेट। ये जो बाइकार्बोनेट है ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल ये वहाँ से डिफ्यूज़ करके चला जाता है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास ब्लड प्लाज्मा से क्लोरीन शिफ्ट करती है और वो आ जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। होता हमारे पास इस तरह है कि ये जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ अब ये प्रोटॉन अटैच हो जाता है और ये बन जाता है हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन। ये हमारे पास हुआ है ब्लड के अंदर। जब ये हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी कि कैपिलरीज के अंदर ये रिएक्शन हुआ है, जब ये हमारे पास लंग्स में आ जाता है तो लंग्स में जो क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो जो हीमोग्लोबिन है इसकी कैपेसिटी ये है कि जब इन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, प्रोटॉन से बॉन्ड नहीं बनाता। तो अब ये प्रोटॉन को रिलीज कर देता है और अपना ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अपना बॉन्ड बना लेता है और ये जो प्रोटॉन है ये रिलीज हो जाता है। अब वहाँ जाकर ये प्रोटॉन दोबारा बाइकार्बोनेट को ढूंढता है, कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम इसको एक्टिवेट करता है और ये हमारे पास दोबारा से कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कार्बोनिक एसिड के ऊपर दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम एक्ट करता है और वो इसे कन्वर्ट कर देता है इनटू द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है तो ये हाइपर वेंटिलेशन के जरिए हमारी बॉडी से इसकी एक्सपायरेशन हो जाएगी। इस तरह हमारे पास रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है वो pH को बैलेंस करता है। उसके बाद क्लोरीन शिफ्ट है। क्लोरीन शिफ्ट पहले मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे पास बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है रेड ब्लड सेल से तो वो डिफ्यूज करती है इनटू द ब्लड प्लाज्मा और इसको कंपनसेट करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और वो डिफ्यूज हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल, इससे हम कहते हैं क्लोरीन शिफ्ट। जो चौथा हमारे पास आखिरी मैकेनिज्म है जो परमानेंट मैकेनिज्म है लेकिन डिलेड है वो है हमारे पास रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म किस तरह pH को रेगुलेट करता है? ये रीनल मैकेनिज्म pH को रेगुलेट करता है चार तरीकों से।
ये एक तो एक्सक्रीट करता है प्रोटॉन को, दूसरा ये रीअब्जॉर्ब करता है बाइकार्बोनेट को, और ये एक्सक्रीट करता है टाइट्राटेबल एसिड को, और ये एक्सक्रीट करता है अमोनियम आयन को। इस तरह से हमारे पास ये जो रीनल मैकेनिज़्म है वो अपना पीएच को रेगुलेशन करने में अपना रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम देखते हैं इनको बारी बारी। तो पहले हमारे पास है एक्सक्रीशन ऑफ द प्रोटॉन कैसे होती है। जो हमारे पास किडनी के अंदर स्ट्रक्चर, इसके जो हमारे पास फंक्शनल यूनिट है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट, वो है हमारे पास नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है, जिसे हम रीनल ट्यूबुलर सेल्स कहते हैं, उन रीनल ट्यूबुलर सेल्स के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कार्बोनिक एनहाइड्राइज की एंजाइम को यूज़ करके रिएक्शन होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम की यूज़ करता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू द बाइकार्बोनेट एंड द प्रोटॉन। ये जो बाइकार्बोनेट है ये वहाँ से डिफ्यूज़ होकर ब्लड के अंदर चला जाता है, और ये जो प्रोटॉन है ये डिफ्यूज़ होकर हमारे पास ये जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के रीनल ट्यूबुलर सेल्स हैं उनकी ल्यूमन के अंदर चला जाता है ये प्रोटॉन। वहाँ से हमारे पास ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, वो वहाँ से डिफ्यूज हो जाता है रीनल ट्यूबुलर सेल्स में, वहाँ से ये डिफ्यूज हो जाता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। और ये जो प्रोटॉन है ये किसी और बेस को यूज़ करता है, नॉन बाइकार्बोनेट को नहीं यूज़ करता, किसी और बेस को यूज़ करके इस तरह हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये है हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ द प्रोटॉन, जिसके ज़रिए हमारी जो पीएच है वो रेगुलेट होती है। जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। ये कैसे होती है? ये हमारे पास रीनल ट्यूबुलर सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसी तरह रिएक्शन होकर कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होती हैं। इसके ऊपर दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम एक्ट करता है और ये प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट के में कन्वर्ट हो जाता है। जो बाइकार्बोनेट है ये दोबारा हमारे पास ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। ये जो प्रोटॉन है ये ल्यूमेन में आ जाता है। अब ल्यूमेन में ये होता है कि जो हमारे पास ब्लड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से पास होता है उसमें जो बाइकार्बोनेट होती हैं उसके साथ ये जाकर रिएक्शन करता है। ये प्रोटॉन दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्राइज को यूज़ करके ये हमारे पास बन जाता है कार्बोनिक एसिड के अंदर। ये कार्बोनिक एसिड दोबारा स्प्लिट होता है, इसके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम ऐड करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द रीनल ट्यूबुलर सेल्स में, और ये इस तरह साइकिल चलता रहता है। हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं दोबारा से बाइकार्बोनेट को, जो कि हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से यानी कि एक्सक्रीट हो रहे थे। जो तीसरा मैकेनिज्म है वो है एक्सक्रीशन ऑफ द टाइट्राटेबल एसिड। टाइट्राटेबल एसिड जो है ये ल्यूमेन के अंदर, जो रीनल ट्यूबुलर सेल्स है उसकी ल्यूमेन के अंदर ये आता है हमारे पास और स्प्लिट हो जाता है इनटू द सोडियम एंड द सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट में। ये जो सोडियम है, सोडियम की तो कंसंट्रेशन ल्यूमेन में इंक्रीज हो जाएगी, ये वहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा रीनल ट्यूबुलर सेल्स में, और वहाँ से डिफ्यूज होकर हमारे पास सोडियम के अंदर ब्लड के अंदर सोडियम चला जाएगा। जबकि हमारे पास जो ये सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट है, अब ये क्या करता है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उसी तरह जैसे पहले हम देख रहे हैं रीनल ट्यूबुलर सेल्स में रिएक्शन हुआ, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड दोबारा सेपरेट हुआ बाइकार्बोनेट में और प्रोटॉन में, बाइकार्बोनेट डिफ्यूज हो गया इनटू द ब्लड प्लाज्मा में, और ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमारे पास चला गया रीनल ट्यूबुलर सेल्स के ल्यूमेन में। वहाँ ये प्रोटॉन सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट बनाता है, जिसे हम कहते हैं टाइट्राटेबल एसिड, और ये टाइट्राटेबल एसिड एक्सक्रीट हो जाता है इनटू द यूरिन में। इस तरह ये पीएच को मेंटेन करता है। तीसरा चौथा जो हमारे पास मैकेनिज्म है आखिरी, वो है हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ द अमोनियम आयन। ये हमारे पास रीनल ट्यूबुलर सेल्स में होता ये है कि रीनल ट्यूबुलर सेल्स में जो हमारे पास ग्लूटामीन है, ग्लूटामीन के ऊपर एंजाइम ऐड करता है ग्लूटामिनेज, और उससे एक अमोनिया को रिलीज़ करता है। अमोनिया को रिलीज़ करके ग्लूटामीन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूटामेट के अंदर, और ये जो अमोनिया है ये डिफ्यूज़ कर देता है इनटू द ल्यूमन में। और इसी तरह रीनल ट्यूबुलर सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ऊपर दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम ऐड करता है, वो कन्वर्ट कर देता है इसे कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड के ऊपर दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम ऐड करता है, इसे कन्वर्ट करता है प्रोटॉन में और बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड में, और जो हमारे पास प्रोटॉन है वो डिफ्यूज हो जाता है इनटू द ल्यूमेन के अंदर। अब ये ल्यूमेन के अंदर ये प्रोटॉन और ये जो हमारे पास ऊपर से अमोनिया आया था, इन दोनों का रिएक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन को हम एक्सक्रीट कर देते हैं। रीनल मैकेनिज्म में जितने भी मैकेनिज्म है, एक टिप ये है याद करने के लिए कि हमारे पास कार्बोनिक एसिड और ये जो कार्बोनिक एसिड का जब रिएक्शन के ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम ऐड करके इसे बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन में सेपरेट करता है, तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये हमेशा डिफ्यूज हो जाएगा इनटू द ब्लड ल्यूमेन में, और जो हमारे पास प्रोटॉन होता है, सॉरी, जो हमारे पास बाइकार्बोनेट है ये हमेशा डिसॉल्व हो जाएगा इनटू द ब्लड में, और जो प्रोटॉन है ये हमेशा चला जाएगा इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेल में।
ये एक टिप है इसको याद करने का। उसके बाद अब हम देखते हैं, हमने देख लिया कि किस तरह डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज़ करके बॉडी अपने पीएच को मेंटेन करती है, एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज करती है। अब हम देखते हैं कि डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं एसिड और बेस की इम्बैलेंस के। तो एसिड और बेस की इम्बैलेंस की डिसऑर्डर्स हम इस तरह देखते हैं कि पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू थी वो थी हमारे पास 7.35 टू 7.45। अगर ये 7.45 से इंक्रीज हो जाए किसी भी डिजीज़ में या किसी भी वजह से, तो उसे हम कहते हैं अल्कालोसिस। और यानी कि ये 7.35 से अगर डिक्रीज हो जाए तो उसे हम कहते हैं एसिडोसिस। दूसरा हमारे पास था बाइकार्बोनेट, जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा था। उसकी जो नॉर्मल वैल्यू थी वो थी हमारे पास 22 से लेकर 26 मिलीमोल पर लीटर। अगर ये किसी भी वजह से 26 से इंक्रीज हो जाए तो इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और अगर ये किसी भी वजह से 22 से डिक्रीज हो जाए तो उसे हम कहते हैं एसिडोसिस। तीसरी हमारे पास थी जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फ़ौरन वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एनहाइड्राइड को यूज़ करके कार्बोनिक एसिड बन रहा था। इसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से भी मैनेज कर सकते हैं, या फिर इसे हम कार्बोनिक एसिड भी कह सकते हैं, जो भी हम कह लें। अगर हमारे पास इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है बॉडी के अंदर वो होती है 35 टू लेकर 45 तक। अगर ये किसी भी वजह से 45 से इंक्रीज कर जाए तो उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और अगर किसी भी वजह से, क्योंकि कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज हुआ है ना, जब कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब एसिड का लेवल इंक्रीज हुआ है, और ये क्या, तो इसे हम एसिडोसिस कहेंगे। अगर किसी भी वजह से ये डिक्रीज हो जाए तो इसे हम कहते हैं अल्कलोसिस, क्योंकि कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज हुआ है। अब हमारे पास 4 डिसऑर्डर्स आ गई हैं। एक हमारे पास आ गई है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम इन चारों को बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। अब हमें ये पता कैसे चलेगा, इससे पहले हमें इनको डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि ये हमें पता कैसे चलेगा। हम लेते हैं एबीजी। अब क्या है, ये है हमारे पास आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस हम रेडियल नर्व का भी ले सकते हैं, या फिर हम फेमोरल नर्व से ब्लड लेते हैं, उसके हम डिफरेंट उसके कंपोनेंट को चेक करते हैं। उसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करते हैं, उसके हम पीएच को चेक करते हैं। इसी तरह हम उसके अंदर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं, और वो हम देखते हैं कि नॉर्मल है या उससे इंक्रीज है या उससे डिक्रीज है। इस तरह हमें पता चल जाता है कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। पहली जो डिजीज़ है वो है हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर हम हेंडरसन हेजलबैग इक्वेशन को यूज़ करें तो वो है हमारे पास पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाई कार्बोनिक एसिड। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में हमारे पास हुआ ये था कि जो बाइकार्बोनेट था इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई थी। जब बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। जब कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कब हुई थी, जब हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई थी, तो तब हमारे पास ये जो पीएच रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई थी, तो तब कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई थी। अब हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, यानी कि बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो उसको हम कंपनसेट करने के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी, यानी कि कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि किन काजेज में या किन साइंस एंड सिम्टम्स में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। तो ये हमारे पास 4 डिजीज़ हैं। एक हमारे पास एड्रीनल ट्यूमर्स है, कुशिंग सिंड्रोम है, जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन है एंड द वोमिटिंग है। इन 4 कंडीशंस में हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा। जो दूसरी हमारे पास डिजीज़ है वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अगर हम हेंडरसन हेजलबैग इक्वेशन में देखें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे पास जो बाइकार्बोनेट था इसकी लेवल कम हुआ था। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज हुआ था। अब इसको कंपनसेट करने के लिए हमें कार्बोनिक एसिड का लेवल भी डिक्रीज करना पड़ेगा। कार्बोनिक एसिड का लेवल कब डिक्रीज हुआ था, जब हमारे पास हुई थी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में हमारे पास कार्बोनिक एसिड का लेवल डिक्रीज हुआ था, यानी कि हमें अब जो कार्बोनिक एसिड है इसका लेवल बॉडी में डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि हमें हाइपर वेंटिलेशन करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोनिक एसिड को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना पड़ेगा। अब ये किन कंडीशंस में होता है, इसकी साइंस सिम्टम्स या काजेज देख लेते हैं। तो वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक हाई एनोनिक गैप है और दूसरा हमारे पास नॉर्मल एनोनिक गैप है। अब ये एनोनिक गैप क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोटॉन्स भी होते हैं और डिफरेंट एनॉइंस भी होते हैं। जैसे कि प्रोटॉन और सोडियम हो गया हमारे पास
पोटाशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, इस तरह हमारे पास बाइकार्बोनेट हो गया, डिफरेंट एनाइंस और कैटाइंस होती हैं। इन कैटाइंस को सारे के सारे कैटाइंस को ऐड करना है, माइनस करना है, सारे के सारे जो हमारे पास एनाइंस है उनको, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास एनाइनिक गैप होता है। अगर ये एनाइनिक गैप हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है यानी कि, तो फिर हमारे पास किन किन कंडीशन में ये ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि हमारे पास डायबिटिक कीटो एसिड है, लैक्टिक एसिडोसिस है, रीनल फेलियर है, ऑर्गेनिक एसिडूरिया है, अमाइनो एसिडूरिया या एस्पिरिन है। इन कंडीशन में हमारे पास ये गैप इंक्रीज हो जाता है और इन कंडीशन में हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। जिन कंडीशन में ये नॉर्मल रहता है, एनाइनिक गैप ये कम होता है, तो वो हमारे पास डायरिया है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है और इंटेस्टाइनल फिस्टुला है। इनके अंदर ये नॉर्मल रहता है और इसमें भी हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। जो तीसरी डिजीज़ है वो हमारे पास है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमारे पास हुआ ये था कि हमारे पास कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज हुआ था। अब कार्बोनिक एसिड का जब लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो पीएच को मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास बाइकार्बोनेट है इसका लेवल भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। बाइकार्बोनेट का लेवल हमारे पास कब इंक्रीज हुआ था, जब हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हुई थी। तो इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। उसके बाद देखते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की काजेज़ क्या हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, किन कंडीशन में हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। नमूनिया हो, अस्थमा हो या रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस हो या हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो इन कंडीशन में हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है। जो आखिरी हमारे पास डिजीज़ है वो है हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में हमारे पास हुआ ये था कि हमारे पास जो कार्बोनिक एसिड है इसका लेवल डिक्रीज़ हुआ था। जब कार्बोनिक एसिड का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पीएच डिपेंड करती है हमारे पास इन दोनों की रेशो के ऊपर, जब ये डिक्रीज़ हुआ तो हमें ये भी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि पीएच मेंटेन रहे। ये कैसे डिक्रीज़ होगी, बाइकार्बोनेट ये डिक्रीज़ हुई थी हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, यानी कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब किन कंडीशन में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है, साइन एंड सिम्टम्स या हम कह सकते हैं काजेज, वो हमारे पास हाइपोक्सिया है, हाई एल्टीट्यूड है, सेप्टिसीमिया है और हिस्टेरिया है। अब मैं इनके एक आपको क्विक ओवरव्यू दूं तो ये हमारे पास इस तरह की जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस वो मेंटेन हुई है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस से। जो हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एसिडोसिस वो हमारे पास मेंटेन हुई है बाय द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस से। इसी तरह जो हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वो हमारे पास मेंटेन हुई थी बाय द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और जो हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो हमारे पास मेंटेन हुई थी बाय द रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, और जो हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है वो हमारे पास कंपनसेट हुई थी या मेंटेन हुई थी बाय द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इस तरह मैंने याद कर सकते हैं। थैंक यू।